ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने पेंडुलम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए थे। पेंडुलम के जो फॉर्मूले थे उसको भी हमने पढ़ लिया था। पेंडुलम में हमने देखा था कि एक फॉर्मूला उसके टाइम पीरियड का T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L/G। ये हमने फॉर्मूला देखा था और इसमें हमने समझा था कि किस तरीके से टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब कभी भी लेंथ बढ़ता है टाइम पीरियड घटता है, मतलब क्लॉक धीमी हो जाती है। और जब कभी भी लेंथ घटता है तो टाइम पीरियड भी घटने लगता है और जो क्लॉक होती है वो फास्ट हो जाती है। वही ग्रेविटी के सेंस में केस उल्टा है। जब हम पोल पर जाते हैं तो ग्रेविटी बढ़ने लगती है, इसका मतलब टाइम पीरियड वहां घटने लगेगा। और जब टाइम पीरियड घटेगा तो क्लॉक फास्ट हो जाएगी, है ना। फिर हमने कोर और स्पेस में भी ये टॉपिक को डिस्कस किया था कि किस तरीके से वहां पर क्लॉक वर्क करे। अब चलते हैं और समझते हैं ये जो पेंडुलम का टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। अगर हमने देखा था कि पहले SHM किसे कहेंगे, कोई भी ऐसा पार्टिकल हो जो टू एंड फ्रो मोशन यानी एक फिक्स्ड डायमेंशन में मूवमेंट कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक पेंडुलम कहेंगे। और उसके द्वारा किया गया मोशन SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। ठीक है, हमने ये देखा था अगर ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ये सिस्टम एक पेंडुलम है और इसके द्वारा किया गया मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे ही जो हमारा स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग कई अलग अलग तरीके के होते हैं। स्टील के हो सकते हैं, आयरन यानी लोहे के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, है ना। उसके बाद चाहे कॉपर के हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल के स्प्रिंग हो सकते हैं। और अगर इन स्प्रिंग में हम कोई ऑब्जेक्ट लटका दे और उन्हें खींच करके छोड़े तो ये स्प्रिंग भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो स्प्रिंग के द्वारा किया गया यह मूवमेंट भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो समझो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग लेना है, इस स्प्रिंग में हमने एक लोड लटका देना है। अब जब हम इस लोड को खींच करके छोड़ेंगे तो ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे ऐसे करेगा कि नहीं करेगा स्प्रिंग। और हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही इसका मूवमेंट हो रहा है, यानी ये सिमिलरली किसके तरीके से है, ये पेंडुलम की तरह ही काम कर रहा है। बस पेंडुलम इधर से लाइक लेफ्ट टू राइट कर रहा था और ये जो स्प्रिंग है ये अप डाउन मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में स्प्रिंग के लिए भी टाइम पीरियड का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्प्रिंग होता है उसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L/K। G की जगह क्या हो जाता है, K। अब यहाँ पर ये जो K होता है ये होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। के स्मॉल के लिखते हैं ना, स्मॉल के कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना स्मॉल के। हाँ, तो ये है कि स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखो, जैसे हमारा जी की एक पर्टिकुलर वैल्यू थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अर्थ की है, मून की कुछ और है, वीनस की कुछ और रहेगी, जुपिटर की कुछ और रहेगी। वैसे ही ये के अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे जब भी कोई कंपनी बनाएगी, स्टील का रहेगा, उसका एक के वैल्यू डिसाइड कर देगी। ये के वैल्यू बताता है कि ये स्प्रिंग कितना लोड सह सकता है ना, कितना लोड सह सकता है। जैसे कि मान लो ये स्टील वाला जो इसमें लगता है, अपने साइकिल वगैरह में लगता है, साइकिल में देखते ना ब्रेक लगा रहता है तो ब्रेक को खींच करके रखता है, तो उसकी मान लो कि इसकी कैपेसिटी है कि ये अगर इसके ऊपर 500 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ये सह सकता है, लेकिन 500 से ऊपर चला जाएगा तो ये टूट जाएगा। तो वहां पर उसकी के की वैल्यू कंपनी डिसाइड कर देगी और कह देगी कि के की वैल्यू 5 है। ठीक है, के की वैल्यू 5 है। तो किसी भी स्प्रिंग को मैन्युफैक्चर करते समय ही उसके के की वैल्यू को डिसाइड किया जाता है।
तो जब भी स्प्रिंग से क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन में के की वैल्यू ऑलरेडी दिया रहता है। समझ में? तो अगर क्वेश्चन में कहेगा कि भाई किसी स्प्रिंग का टाइम पीरियड निकालो, स्प्रिंग का टाइम पीरियड निकालो, तो उसका फॉर्मूला लगेगा यही T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई के। L क्या रहेगा? लेंथ। लेंथ हम कहाँ से कंसीडर करते हैं? सेंटर ऑफ मास से। तो किसी भी ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास से लेकर के यहाँ तक का जो भी लेंथ रहेगा उसको हम लिख देंगे, और उसके बाद के की वैल्यू दी रहेगी उसको पुट कर देंगे और हमारा टाइम पीरियड निकल जाएगा। समझ में? ओके, तो के क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। इतना बात क्लियर हो गया? अब चलो एक सिंपल सा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां से भी कई बार सवाल पूछ देता है, बहुत आसान सवाल होता है, बहुत आसान। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तुम्हें बस ये इक्वेशन को याद कर लेना है। ये इक्वेशन है क्या? इक्वेशन, क्योंकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम देखते हैं कि कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका फॉर्मूला आता है। देखो पहले मैं समझाता हूँ। ये हम पेंडुलम बना रहे हैं, ठीक है? पेंडुलम कुछ न कुछ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की दूरी तय करेगा, और जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय करेगा तो इसके हम यहाँ देखेंगे तो एक कोई न कोई एंगल बन रहा है थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक तो जो जाएगा, इस डिस्प्लेसमेंट को हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहो, या ये जो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ मूव करके जा रही है, तो ऊपर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पर तीन चीजें इस इक्वेशन में दिया रहता है। कहता है y इज इक्वल टू a साइन थीटा। a साइन थीटा। a क्या है? ये एम्पलीट्यूड, साइन थीटा ये जो एंगल बना है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? हमको पता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है ना? थीटा अपॉन टी। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हम ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। हाँ, तो ये जो इक्वेशन है ये आ जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है, जिसमें y डिस्प्लेसमेंट को बताता है। y किसको बताता है? डिस्प्लेसमेंट। a एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम को बताता है, टी टाइम को बताता है, ठीक है? अच्छा, ओमेगा की एक और वैल्यू होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। हमने ये देखा था जब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ रहे थे, है ना? और 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एन होता है। एन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी क्या कहता है? कहता है कि एक सेकेंड में कितना रिपीटेशन लगा। जैसे पंखा है तुम्हारे यहाँ, पंखे को ऑब्जर्व करो, वो एक सेकेंड में कितना चक्कर मार रहा है, एक सेकेंड में कितना चक्कर मार रहा है, वही उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। समझा? हाँ, एक सेकेंड में मारा गया चक्कर ही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। या तुम एक सेकेंड में कितनी बार एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही हो उसको काउंट कर लो, वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। समझ में? तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड का जस्ट उल्टा, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एन। 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एन। तो मैं ओमेगा को 2 पाई एन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ठीक है? अब देखो, बस ये सारा का सारा चीज याद रखना। मैं इसको वापस यहाँ लिख रहा हूँ। देखो बताओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या आया? y इज इक्वल टू a साइन थीटा। थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा? a साइन ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी। बताओ
ओमेगा की एक वैल्यू और क्या है, 2 पाई एन, एन, और एन क्या होता है, 1/t, 1/t। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि एक पेंडुलम की एसएचएम, पेंडुलम का एसएचएम दिया गया है, y इज इक्वल टू, दिया गया है क्या, y इज इक्वल टू 10 साइन 44t, देन फाइंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। या तो कभी कभी देता है सिर्फ एम्पलीट्यूड निकालो, या कभी कभी पूछता है खाली फ्रीक्वेंसी निकालो। मैंने सब तीनों को एक ही जगह लिख दिया है ताकि हम आसानी से पता लगा सके कि अच्छा भाई कैसे कैसे कौन कौन सी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ओके, अब देखो जब कभी भी ऐसा इक्वेशन दे दे तो हमें इस इक्वेशन को अपने एसएचएम के इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो बताओ एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ना, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, यही दिया रहता है। ओके, देखो अब अगर इसमें कहूं कि एम्पलीट्यूड क्या है, तो भाई ए की जगह यहाँ क्या है 10, तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 10, ठीक है 10। उसके पास कहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमको पता होता है एन, एन निकालना है, और एन के लिए हमारे पास फॉर्मूला कैसे रहेगा कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। हमें पता है जो 44 है वो किसकी वैल्यू है, ओमेगा की, टी के पहले 44, टी के पहले ओमेगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 44 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर यही वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो 44 इज इक्वल टू 2 पाई एन, इसको मैं यहाँ नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 44 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एन। इतना क्लियर हुआ। ओके, बोल दिया, जस्ट मिनट। प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, चलो, तो मैं यहाँ पर अब पाई की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, पाई 22/7 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, तो मैं अगर यहाँ पर 44 अपॉन क्या है भैया 2 पाई, 2 पाई की जगह लिखता हूँ 22/7 इज इक्वल टू एन, इज इक्वल टू एन। तो मैं देखूंगा ये 22 दूनी 44 हो जाएगा, और 44 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो यानी एन इज इक्वल टू हो जाएगी 7, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी 7। और वही कह देगा कि टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड तो हमको पता है 1/t इज इक्वल टू एन, तो एन है 7, तो इसको यहां पर ले आओ, 1/n इज इक्वल टू टी, यानी टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1/7, 1/7। तो एक ही फॉर्मूले से हम कई सारे जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या पूछ सकता है, एम्पलीट्यूड पूछता है, फ्रीक्वेंसी पूछता है, और टाइम पीरियड पूछता है। लेकिन तुम्हें दिया क्या रहेगा, ये इक्वेशन दिया रहेगा, और तुम इस इक्वेशन से ये सारी वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें ये ओरिजिनल इक्वेशन याद रहेगा। समझ में आ गया। तो बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, अरे ए से क्या होता है एम्पलीट्यूड,
ए से एम्पलीट्यूड है ना, ए से एम्पलीट्यूड। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा की वैल्यू बोलो फटाफट, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, और एन होता है 1/टी। बस ये चीज याद रखो, बाकी फिजिक्स यहाँ का खत्म हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो देखो हमें पूरे एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मुश्किल से दो ही फॉर्मूले ही है। एक पहला हमने देखा था कि पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन जी। फिर हमने देखा दूसरा स्प्रिंग के लिए, तो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन के। और फिर हमने देखा तीसरा एसएचएम के लिए, एसएचएम में है हमारा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बस 3 फॉर्मूला याद रखो, इससे पूरा हमारा पेंडुलम, सेंडुलम और एसएचएम पूरा खत्म हो जाता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।